देखो, तो आप से आज से ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए पहले हम जो है बेसिक जो आपका रिक्वायरमेंट है कि हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जिस भी चीज का हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो आपको नॉलेज में होनी चाहिए, तभी आप जो है ऑप्शन को देखकर सही ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो सिंचाई प्रणाली से संबंधित कुछ जो है वन लाइनर नोट्स है आपको, जिसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका नोट्स में बेसिक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जब भूमि की ढाल तिरछी होती है और मिट्टी का अपरदन आसानी से होगा, यानी कि कटाव आसानी से हो, तो ऐसी भूमि पर जब हमें सिंचाई करनी हो तो हमें कौन सी सिंचाई प्रणाली को अपनाना है। ठीक है, कह रहा है कि वह कौन सा सुटेबल मेथड है इरिगेशन का जिसमें लैंड का ग्रेडियंट क्या हो, स्टीफ हो, यानी कि सडन स्लोप, ठीक है, तीखा ढाल हो, और सॉइल इजीली क्या हो, इरिडेबल हो, यानी कि सॉइल का अपरदन जो है आसानी से हो सके। तो ऐसे स्थान पर जहां पर ढाल जो है तीखी हो और मृदा का अपरदन आसानी से हो, वहां पर हम क्या करते हैं, फव्वारा सिंचाई या छिड़काव सिंचाई, जिसको कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन हम करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको सवाल जो है आपको एसएससी जेईई में भी 2017 में पूछा हुआ है कि जहाँ की जिस भूमि की ढाल बहुत तीखी हो, ठीक है, यानी कि अगर एक सिरे पानी डाले तो बहुत तेजी से अगले सिरे पे पहुंच जाए। ढाल तीखा होगा जब भी क्या होगा, एक सिरे से मान ली इस तरह से ढाल है और एक ढाल कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो अगर इस तरह की ढाल हो जहाँ पर पानी हम यहाँ डाले तो तुरंत क्या होगा, बहुत कम समय में अगले आखिरी छोर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ इस ऐसे जिसमें ढाल तीखा ना हो वहां पर क्या होगा, ये काफी टाइम लेगा पहुंचने। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जहां पर ढाल बहुत ही तीखा हो, ठीक है, और वहां की मिट्टी ऐसी हो कि आसानी से पानी पड़ने पे क्या हो, वो इरोडेबल हो, अपरदन हो जाए, यानी कि कटाव हो जाए, तो ऐसे स्थान पर हम कौन सा मेथड जो है हम सिंचाई का अपनाएंगे, तो हम अपनाएंगे कौन सा, याद रखिएगा, छिड़काव सिंचाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला मेथड है कि सिंचाई की कौन कौन सी जो है विधियां होती है फसलों को पानी देने की। जैसे मैंने बताया था कि सिंचाई किसे कहते हैं, फसलों को पानी देने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। ठीक है, तो पानी जो देने की विधि है उसको सिंचाई कर रहे हैं, वो कितना मेथड है, एक सतही, दूसरा अधस्तर, तीसरा क्या है, स्प्रिंकलर। यानी कि जो पहला मेथड होता है डायरेक्ट हम भूमि पर देते हैं वो क्या कहलाता है, सरफेस। दूसरा होता है डायरेक्ट हम रूट जोन में देते हैं तो क्या कहलाता है, सब सरफेस कहलाता है, यानी कि जड़ तंत्र में हम पाइप बिछा कर क्या करते हैं, उसके जड़ में जब पानी देते हैं तो क्या कहलाता है आपका, अधस्तर। और तीसरा होता है कौन सा, बौछार या छिड़काव सिंचाई कहते हैं, जिसे स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, सिंचाई की सबसे बेहतरीन विधि कौन सी मानी जाती है। देखिए, सिंचाई की सबसे उत्तम विधि जो आपकी होती है वो होती है कौन सी, छिड़काव सिंचाई विधि होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि सबसे उत्तम विधि कौन सी है सिंचाई की, तो आप बताएंगे कौन सी, छिड़काव विधि जो है, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है सबसे अच्छी विधि है सिंचाई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है आपसे कि भूमि रोलिंग पर पानी देने की कौन सी विधि है। पूछेगा आपसे कि ऑन रोलिंग लैंड, यानी कि रोलिंग लैंड पे कौन सा मेथड जो है सिंचाई का सबसे बेस्ट होगा, तो आप कौन सा बताएंगे, मुक्त विधि या आफलो विधि, इसको कहते हैं हम क्या, प्री फ्लडिंग। देखिए आपको जो है जेईई में भी पूछा हुआ है जेईई की ऑन रोलिंग लैंड विच मेथड इज मोर एप्लीकेबल फॉर द इरिगेशन टू द क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन सा, प्री फ्लडिंग मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं, एक सिरे से पानी छोड़ देंगे, दूसरे सिरे तक पानी क्या होगा, अंडर ग्रेविटी जो है स्वतंत्र रूप से बहता हुआ हर एक फसल तक पानी जो है आसानी से पहुंच जाएगा। तो क्या होता है, रोलिंग लैंड पे हमेशा जो है पानी देने की जो विधि होगी कौन सी होगी, मुक्त आफलो विधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हम यहाँ पे, अगला पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि बढ़ती हुई फसल के कृषि क्षेत्र में जल को कुंडों में डाला जाता है, इसे क्या कहते हैं। देखिए, जब भी आपसे कुंड की बात करेगा, ठीक है, जब भी जल को कुंड में डालकर किसी फसल को सिंचित करेंगे तो मेथड क्या कहलाता है आपका, कुंड सिंचाई विधि कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरो इरिगेशन। इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि जब भी फ्यूरो इरिगेशन करेंगे तो किस तरह की फसलों के लिए करते हैं, इसका एग्जांपल मैंने बताया था आलू की खेती। ठीक है, आलू की खेती के लिए मैंने बताया था कि जो आपका फसल लगाते हैं हम लोग, उस फसल के दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, कुंड बना देते हैं। ठीक है, तो जो एक लाइन होगी फसल की जिसमें हम फसल लगाएंगे, उस फसल के बीचों बीच क्या करेंगे हम, दोनों साइड में एक एक हम क्या करेंगे,
कुंड बना देंगे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग फ्यूरो कहते हैं, इसीलिए इस मेथड को क्या कहता है, फ्यूरो मेथड कहा जाता है। तो जहां पर कुंड की बात करेगा, कुंड में पानी डालकर फसलों की सिंचाई करेंगे तो मेथड क्या कहलाएगा, कुंड सिंचाई विधि या फ्यूरो इरिगेशन कहलाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाग या फल उद्यान के लिए, मैंने बताया था कि ऑर्चर्डी के लिए जो है, ऑर्चिड जो होते हैं या गार्डनिंग के लिए सिंचाई की कौन सी विधि अपनाते हैं, वहां पर हम जो है बेसिन मेथड या थ्रोइंग मेथड अपनाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बागवानी के लिए हम जो है हमेशा बेसिन मेथड जो है, मेथड ऑफ इरिगेशन हमेशा यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आपका फिर पूछ रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है आपसे, कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र अगर हो तो वहां पर अगर सिंचाई करना हो, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पर, यानी कि माउंटेनियस रीजन में अगर हमको कोई सिंचाई करनी हो जहाँ पर ढाल बहुत तीखा हो, तो ऐसे रीजन में हम कौन सा मेथड अपनाते हैं, मैंने बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी विधि अपनाते हैं हम लोग, कंटूर या सीढ़ीदार जो है सिंचाई विधि अपनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंटूर आधार पे हम जो है क्षेत्र को डिवाइड करके उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, कंटूर मेथड द्वारा पानी प्रोवाइड करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना वाटर जो है आपका क्या है, साल्टी है। तो मैंने बताया था कि जितना पानी पृथ्वी मान लिया 100% है, तो उसमें से 97% जो आपका क्या है, 97% वाटर जो है आपका वो क्या है, समुद्री पानी है। ठीक है, साल्ट इन नेचर है। और बाकी जो 3% है, वो 3% क्या है, साफ वाटर है, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज में यूज कर सकते हैं। उसमें से भी जो आपका 3% है, वो भी उसमें से कुछ हिस्सा क्या है, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है, कुछ जमीन के नीचे जो है जमा हुआ है, जमीन के नीचे जो है एक्वाफर में पाए जाते हैं। 3% हिस्सा मात्र जो है, जो हम ड्रिंकिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं, स्वच्छ पानी इसका प्रयोग हम यूज कर सकते हैं वेरियस पर्पज में। ठीक है, निजी उपभोग के लिए। बाकी 97% जो पानी वो क्या है, समुद्र में पाया जाता है, जो नेचर में क्या है, वो सैलीन है या साल्ट है। ठीक है, नमकीन होता है पानी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सिंचाई की विधि जिसकी जल अनुपयुक्त दक्षता सबसे अधिक होती है, वह कौन सी विधि होती है, जिसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ वाटर होता है, यानी कि वह कौन सी विधि सिंचाई की है जिसमें पानी का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा जो है पानी का यूटिलाइजेशन होता है। तो आप कौन सा मेथड बताएंगे जिसमें पानी का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, वो विधि है उप सतह सिंचाई विधि या सब सरफेस इरिगेशन। और मैंने बताया था कि सब सरफेस इरिगेशन जब भी होता है तो क्या करते हैं हम लोग, फसल के रूट जोन में, रूट जोन कहाँ तक होता है, 1 मीटर तक माना जाता है फसल के लिए, जो है आपको उपयुक्त जो डेप्थ माना जाता है वो 1 मीटर तक माना जाता है। तो जो 1 मीटर है उस रेंज में हम क्या करते हैं, फसलों के जड़ में हम पाइप बिछा देते हैं, लेटरल पाइप बिछा देते हैं, कोरस पाइप होता है, और उस कोरस पाइप से क्या होता है, पानी जो है निकल कर क्या करता है, सीधे रूट जोन में पानी प्रोवाइड करता है, जिसका प्रयोग करके क्या करता है, खेतों में उपलब्ध फसलों की सिंचाई होती है, और सिंचाई से क्या होता है, उस फसल की उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जल विज्ञान। मैंने बताया था जल विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम साइंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे हाइड्रोलॉजी क्या होता है, साइंस ऑफ वाटर होता है, जिसमें हम सरफेस और सब सरफेस यानी कि ग्राउंड वाटर के मूवमेंट एवं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो क्या कहलाता है आपका, जल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, या हाइड्रोलॉजी भी कहते हैं इसको। अगला पॉइंट है आपका, मिट्टी में साल्ट होने का कारण क्या है। तो अगर मिट्टी में जो है साल्ट होगा, तो साल्ट होने से क्या होता है, मिट्टी जो है बंजर बन जाएगी। अगर आपका जो मिट्टी है उसमें साल्ट यानी कि नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, मिट्टी जो है बंजर हो जाएगी, वहां कोई भी फसल आप लगाएंगे वो फसल क्या होगा, उपजाऊ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अगला पॉइंट है सिंचाई की वह विधि जो नियंत्रित जल आप्लाव के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि वह मेथड इरिगेशन का जिसमें विच डज नॉट कंसीडर अंडर द कंट्रोल फ्लडिंग। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लडिंग में जो नहीं आता है कैटेगरी में, वो क्या कहलाता है, वाइड फ्लडिंग कहलाता है, यानी कि तूफानी अपलाव कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है तूफानी अपलाव के लिए, जिसमें आपका जल जो है नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है सिंचाई के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सिंचाई की वह विधि जिसमें खेतों को बहुत लंबी पट्टियों में बांट दिया जाता है। मैंने बताया था आपको जो है सिंचाई की वह विधि जिसमें खेतों को लंबी पट्टियों में बांटा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीमा आप्लाव विधि या बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन। ठीक है,
वाटर फ्लडिंग इरिगेशन कहते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंचाई जिसमें पानी की सबसे कम हानि होती है। मैंने बताया था आपको कि सबसे उत्तम विधि जो है वो क्या है, सिंचाई विधि, वो छिड़काव सिंचाई विधि है। और सबसे कम हानि पानी की किसमें होती है, सिंचाई छिड़काव सिंचाई में होती है। हमेशा याद रखिएगा, छिड़काव सिंचाई में जो पानी होता है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है करता है, वो उसमें जो पानी का जो लॉस है वो क्या होता है, वो सबसे न्यूनतम रखा जाता है छिड़काव सिंचाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ड्यूटी डेल्टा में क्या संबंध होता है। तो मैंने बताया था आपको जो है, जब डेरिवेशन कराया था तो डेरिवेशन टाइम में मैंने बताया था ये चीज की, ड्यूटी को डी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, ड्यूटी को डी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूबिक। डेल्टा को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से यानी कि मीटर में होता है। और आधार काल को किसमें, बी से डिनोट करते हैं, जिसका मात्रक होता है दिन में। ठीक है, डेज में। तो इनमें संबंध होता है कैपिटल डी, डी मतलब डेल्टा इक्वल टू 8.64 कैपिटल बी, बी क्या है आपका आधार काल है बटा डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा होता है मीटर में। ठीक है, तो ड्यूटी इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। इसको हमेशा याद रखिएगा, आपके सभी ऑब्जेक्टिव पेपर जब भी बनेगा तो इससे एक क्वेश्चन आना तय है, ड्यूटी डेल्टा से एक क्वेश्चन आना तय है हर हाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ड्यूटी डेल्टा हो गया है डी इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर डी क्या है आपका, ड्यूटी है, बी क्या है आधार काल है, और डेल्टा क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। फसल को उसके पूरे आधार काल के दौरान आवश्यक पानी की कुल गहराई को जाना जाता है, यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ड्यूरिंग एंटायर बेस टाइम ऑफ क्रॉप इज नोन है। यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर को हम किससे जानते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर को हम कहते हैं डेल्टा, इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये सेंटीमीटर में या मीटर में हो सकता है, पानी की गहराई इसको कहते हैं हम। ठीक है, इसके पहले हमने जो ड्यूटी डेल्टा का रिलेशन पढ़ा, डी इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये फार्मूला है जिसको आपको निश्चित तौर पे हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आपके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे हमेशा पूछेगा ड्यूटी डेल्टा का, या तो रिलेशन या तो इससे रिलेटेड आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए दे सकता है। ठीक है, और इसके टर्म्स क्या है, ड्यूटी क्या होता है, ठीक है, डेल्टा क्या होता है, बेस टाइम। ठीक है, सबको मैंने जो है अलग अलग डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका डेल्टा दिया हुआ है क्या है, आपका डेल्टा होता है ये फसल जब तक जो आपकी खेत में रहती है उस दौरान जितनी भी डेप्थ तक हम पानी देते हैं वो क्या कहलाता है, डेप्थ ऑफ वाटर जो है कहलाता है आपका डेल्टा, या पानी की गहराई कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका सिंचाई का वह प्रकार जिसमें पानी गुरुत्व के अधीन प्रवाहित होता है क्या कहलाता है आपका, इसमें अंडर ग्रेविटी पानी फ्लो करेगा वो कहलाएगा आपका प्रवाह सिंचाई कहलाता है। ठीक है, प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत मैंने बताया था, प्रवाह सिंचाई में क्या करते हैं हम लोग, एक सिरे से पानी जो है हम जो है खेत में छोड़ते हैं और वहां से पानी जो है क्या होता है, अनुलंब ढाल को फॉलो करते हुए जो खेत में हम ढाल प्रोवाइड करते हैं 1/200 या 300। ठीक है, उस ढाल को मान लीजिए यहाँ से आप पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा, इस ढाल को फॉलो करते हुए एक सिरे से जो आप फसल है अलग अलग फसल पे क्या होगा, वो जुड़ता हुआ आगे की तरफ क्या होगा, उस अनुलंब ढाल को फॉलो करते हुए आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार इसमें पानी गुरुत्व के अधीन एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचते हुए फसल को सिंचित करता है, वो क्या कहलाता है आपका, प्रवाह सिंचाई कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंचाई का वह प्रकार जिसमें फसल की अवधि के दौरान पानी एक समान तथा सतत रूप से प्रवाहित किया जाता है को परिभाषित करते हैं। यानी कि कोई ऐसी फसल जिसको हम पूरे फसल काल के दौरान लगातार पानी हम देंगे एक समान रूप से और लगातार पानी जब देंगे तो वो क्या कहलाता है आपका, 12 मासी सिंचाई कहलाता है, पेरिनियल इरिगेशन कहते हैं। पेरिनियल इरिगेशन किस फसल को करेंगे, वह फसल जो 12 मासी हो, यानी कि वह फसल जो 12 महीना खेत में उपलब्ध रहे और उसको जो है हम 12 महीने तक लगातार जो है पानी देंगे समय समय पे, वो क्या कहलाता है आपका, पेरिनियल इरिगेशन कहलाता है। पेरिनियल इरिगेशन के अंतर्गत कौन सी फसल आती है आपकी, मैंने बताया था गन्ना जो होता है वो क्या होता है, पेरिनियल होता है, 12 महीना आपके खेतों में उपलब्ध रह सकता है। ठीक है, तो पेरिनियल इरिगेशन में क्या आएगा आपका, इसमें 12 महीना हम पानी दे सकें और सोर्स से पानी हम प्राप्त कर सकें, और जो फसल होगी वो कौन सी होगी, वो गन्ने की फसल हो सकती है। ठीक है, गन्ना जो है आपका क्या है, पेरिनियल क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंचाई का वह प्रकार जिसमें नदी के आर पार बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करके फसलों की सिंचाई की जाती है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम कोई नदी के आर पार कोई दीवार बनाते हैं तो उस दीवार को हम क्या कहते हैं, उस दीवार को हम क्या कहते हैं, उस दीवार को कहते हैं हम लोग डैम। ठीक है, और डैम के पीछे जो
पानी इकट्ठा होता है उस नियत हाइट तक, ठीक है, पूर्ण जलाशय तल तक, तो क्या कहलाता है, रिजर्वायर कैविटी कहलाती है, ठीक है। और जो पीछे रिजर्वायर बनता है उसको क्या कहते हैं, रिजर्वायर को हम भंडारण गृह कहते हैं, जहां से हम क्या करते हैं, पानी जब हम ले जाएंगे सिंचाई के लिए तो क्या कहलाता है, भंडारण सिंचाई कहलाता है, ठीक है। जो हम डैम बनाएंगे उसके पीछे जो जगह बनेगा, ठीक है, जहां पर पानी इकट्ठा हो, क्या कहलाता है, वो रिजर्वायर कहलाता है। और उस रिजर्वायर से जब हम पानी जो है खेतों में देते हैं तो क्या कहलाता है आपका, रिजर्वायर या टैंक इरिगेशन या स्टोरेज इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब भूमि को पट्टियों में बांटा गया हो और इन पट्टियों के निचले किनारे पर कम ऊंचाई की मेड़े बना दी जाती है तो यह तकनीक कौन सी कहलाती है, सीमा आफलो या बॉर्डर फ्लडिंग मेथड कहता है। व्हेन लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो लेवल्स, दिस टेक्निक इज टर्म एज बॉर्डर फ्लडिंग मेथड, ठीक है। जैसे आपका एक खेत है, मान लीजिए आपका ये खेत है, ठीक है। अब इस खेत में हम क्या करते हैं, उपयुक्त ढाल देते हुए इसको हम क्या करते हैं, हम चौरस पट्टियों में इस तरह से बांट लेते हैं अलग अलग, ठीक है, क्षेत्र की चौड़ाई के अनुसार चौरस पट्टियों में जो है हम क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो ये जो मेथड है जिसमें हम बॉर्डर जो है बनाते हैं तो क्या कहलाता है आपका, कहलाता है आपका सीमा आफलो या बॉर्डर फ्लडिंग मेथड कहलाता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक सिरे से पानी जो है यहाँ पे ओपनिंग दे देंगे, यहाँ पे खेत में पानी आएगा, यहाँ ओपनिंग देंगे, इसमें पानी आ जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग देंगे तो यहाँ पानी आएगा। तो जो क्षेत्र में हम ढाल देते हैं उस ढाल के अनुसार क्या होगा, यहाँ से पानी जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंच जाएगा और जितनी भी फसलें लगाई जाएंगी इस चौरस पट्टियों में, ठीक है, पहला चौरस पट्टी ये रहा आपका, दूसरा चौरस पट्टी ये है, तीसरा ये है, इसमें क्या होगा, जितनी भी फसल है वो क्या होगा, आसानी से पानी जो है प्राप्त कर लेगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका सीमा आफलो या बॉर्डर फ्लडिंग मेथड, ठीक। अगला क्वेश्चन, जब भौगोलिक क्षेत्र असमतल हो, ठीक है, जब भौगोलिक क्षेत्र असमतल है और भूमि की ढाल बहुत तीखी है तो सिंचाई की संभावित विधि कौन सी है, ये हमेशा याद रखिएगा। मैंने बार बार बोला है कि जब किसी क्षेत्र में, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में आपका जहां पर हमें सिंचाई करना हो, अगर वो क्षेत्र असमतल है यानी कि उसकी जो ढाल है वो क्या है, इरेगुलर है, ठीक है, जैसे इस तरह से कोई ढाल बनी हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो सिंचाई करनी होगी तो आप जो है, अगर मान लीजिए मुक्त आफलो विधि करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रवाह विधि, यहाँ से पानी देंगे तो क्या होगा, खूब तेजी से बहता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा, कि हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केस में हम कौन सा मेथड अपनाएं, इस केस में हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन हम अपनाते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करता है, इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस तरह की ढाल में अगर आपने जो है यहाँ पर मान ली फसल लगा रखा है, ठीक है, और सबको एक समान रूप से पानी देना है तो ऐसे ऐसे स्थान पर क्या करेंगे आप लोग, आप वर्टिकल पाइप बिछा दीजिए, ठीक है, उस वर्टिकल पाइप से पानी क्या होगा, चारों तरफ एक समान रूप से फसलों पर गिरेगा और क्या होगा, फसल आसानी से सिंचित हो जाएगा। तो वो मेथड क्या कहलाता है आपका, स्प्रिंकलर इरिगेशन कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा। जहां पर भौगोलिक क्षेत्र असमतल है, जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र हुआ, ठीक है, और भूमि की ढाल बहुत तीखी होगी, एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए माउंटेनियस रीजन, तो पहाड़ों पर जो मेथड अपनाया जाता है, मेनली आप जो विधि अपनाते हैं वो वहां पे क्या होता है, पहाड़ों के लिए कंटूर विधि होती है, ठीक है, और असमतल क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, वहां पर छिड़काव विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा है, वह सिंचाई जो टपकन सिंचाई के नाम से, यानी कि वह विधि जो टपक सिंचाई के नाम से भी जानी जाती है, क्या कहते हैं लोग, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन या रूट जोन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीधे हम रूट जोन में पानी देने का प्रयास करते हैं। रूट जोन में पानी क्या होता है, बूंद बूंद करके उस पोरस पाइप के द्वारा निकलता रहता है, जहां से पानी क्या करेगा, वो जड़ जो है पानी रिसीव करेगा और क्या होगा, उससे वो क्षेत्र जो है आसानी से सिंचित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह संगठन जो टपकाव सिंचाई में उसकी विशेषता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, तो वो संगठन कौन सा है, जैन सिंचाई प्रणाली, ठीक है। तो जैन सिंचाई प्रणाली है वो टपकाव सिंचाई में विशेषज्ञता रखती है, इसके द्वारा जो है ये चीज विशेष तौर पर जो है प्रचारित की गई व्यापक रूप से, ठीक है। तो ये था जैन सिंचाई प्रणाली जो टपकाव सिंचाई में उसकी विशेषज्ञता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि ड्यूटी कहां पर मैक्सिमम होती है। मैंने आपको जब फिगर बता रहे थे कि नदी से कैनाल निकलता है, कैनाल से जो है डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी से फिर क्या होता है आपका गुल निकलता है, गुल से फिर क्या होगा आपका, गुलों से खेतों में पानी दिया जाएगा। तो वो जो फिगर मैंने बताया था वहां पे मैंने बताया था पॉइंट ए बी सी, ठीक है। तो मैंने ये बताया था वहां पर की जो ड्यूटी होती है वो नदी के मुहाने पर सबसे कम और जो खेत का सबसे आखिरी सिरा है जहां पर
पानी एंटर कर रहा है खेत में, उस पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ड्यूटी का मान जो खेत है वहां पर मैक्सिमम होता है, और जहां से पानी अर्थिंग कर रहा है, जहां से नहर निकल रही है, उस पॉइंट पे क्या होता है, न्यूनतम होता है ड्यूटी। ठीक है, हमेशा याद रखना। अगला पॉइंट है आपका पानी की इकाई सिंचन क्षमता, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ यूनिट वाटर इज नोन एज ड्यूटी। ठीक है, हमेशा मैंने डिफिनीशन जब बताया था आपको वहां पर ड्यूटी डेल्टा का, तो मैंने बताया था ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी को डी से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूबिक। और ड्यूटी जो होता है क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ यूनिट वाटर, यानी कि इकाई पानी की वह क्षमता जिसके द्वारा पूरे क्षेत्र को या मैक्सिमम क्षेत्र को वो इरिगेट कर पाए, वो क्या कहलाता है, उस वाटर की ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो है ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है। चलो, ओके। मैंने बताया आपको कि ड्यूटी जो है क्या होता है, खेत की सीमा पर सबसे ज्यादा और नहर की सीमा पर सबसे कम होती है, जहां से नहर नदी से निकलती है वहां सबसे कम होगा। और क्यों होता है ये भी मैंने बताया था, वाटर क्या होता है, धीरे धीरे लॉस हो जाता है। ठीक है, वेपराइज होगा या क्या होगा, इनफिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका पानी की इकाई सिंचन क्षमता, मैंने बताया ड्यूटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साल्ट सांद्रता सामान्यतः व्यक्त की जाती है पीपीएम में। ठीक है, जो पानी में साल्ट की सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, किस चीज में व्यक्त हो जाती है, उसकी यूनिट क्या होती है, मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में होता है। ठीक है, और पीपीएम क्या होता है, 10 लाख में एक भाग होता है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म होगा पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की उपयोगी नमी क्या कहलाती है, आपकी कोशिका जल कहलाता है, कैपिलरी वाटर कहलाता है। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की वह नमी जो उपयोगी साबित होती है किसी भी फसल के लिए, वो क्या कहलाती है, कैपिलरी वाटर या कोशिका जल कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये हो गया आपका। अगला है जल की वह आवश्यक मात्रा जो मृदा रंध्रों में स्थित सभी वायु को हटाकर मृदा कणों के रंध्र को स्थान को भरती है, किस नाम से जाना जाता है, संतृप्त मृदा या संतृप्ति क्षमता या सैचुरेशन कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, जल की वह मात्रा जो मृदा रंध्रों में स्थित सभी वायु को हटाकर, यानी कि एयर वाइड्स को रिलीज कर देती है, उसकी जगह क्या होता है, वहां पर वाटर आ जाता है, तो क्या कहलाता है, उस मृदा के लिए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संतृप्त क्षमता कहलाता है। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अप द पोर्स स्पेस इन सॉइल पार्टिकल बाय रिप्लेसिंग ऑल एयर हेल्ड इन पोर्स स्पेस इज नोन एज सैचुरेशन कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका मृदा का जलांश, जो क्षेत्र की मृदा का जलांश जो मुक्त जल निकासी के बाद अधिकांश गुरुत्वाकर्षण जल को हटा देता है, को जाना जाता है क्षेत्र की क्षमता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा मृदा का जलांश जो मुक्त जल निकासी के बाद अधिकांश गुरुत्वाकर्षण जल को हटा देता है, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर को रिमूव कर देता है, वो क्या कहलाता है, आपका क्षेत्र की क्षमता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है आपका वह जलांश जिस पर पौधे की वृद्धि के लिए केशिकी क्रिया द्वारा पानी की उचित मात्रा नहीं मिल पाती है, तो पौधे मुरझाने लगते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, देखिए मैंने बताया था कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की अवस्था क्या होती है किसी भी फसल के लिए, कि जब रेट ऑफ रिलीज ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो किसी पौधे द्वारा जो है जड़ के द्वारा लेने की जो दर है, और वेपराइजेशन जो धूप की वजह से या एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर की वजह से जो पौधे की पत्तियों पे जो नमी है या तने पे जो नमी है, वो नमी अगर वेपराइजेशन रेट अगर अधिक होगा, ठीक है, और जो जड़ों के द्वारा लिए जाने वाले पानी का जो दर है वो क्या होता है, वो उसकी अपेक्षा कम होता है, तो ऐसे अवस्था में क्या होगा, आपका फसल धीरे धीरे सूखने लगती है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि वह जलांश जिस पर पौधे की वृद्धि के लिए केशिकी क्रिया द्वारा पानी की मात्रा नहीं मिल पाती है, तो पौधा मुरझाने लगता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अस्थाई मूलांक पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, फसल जो है आपकी वो सूखने लगती है नमी की कमी की वजह से। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका, जब साल्ट सांद्रता कितने पीपीएम से बढ़ जाए तो ये फसल के लिए हानिकारक होगा। तो आप बताएंगे 2000 पीपीएम से अगर जो है साल्ट की सांद्रता किसी भी सॉइल में बढ़ जाती है तो क्या होता है आपका, उस फसल के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, 2000 पीपीएम तक जो है लिमिट रखते हैं, उससे ज्यादा जो है साल्ट की सांद्रता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका SAR। SAR का फुल फॉर्म क्या होता है, सोडियम अवशोषण अनुपात, जिसको कहते हैं सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा SAR का मतलब सोडियम अवशोषण अनुपात। ठीक है,